प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको 12वीं कक्षा का पाठ 4 पढ़ाएंगे। पाठ 4 का नाम है समधिया और इसके जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। समधिया का अर्थ होता है संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाता है। चलिए अब हम फणीश्वर नाथ रेणु जी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म और स्थान है सन 1921 बिहार, पूर्णिया जिला हिंगना गांव में हुआ था। शिक्षा, रेणु जी की आरंभिक शिक्षा नेपाल में हुई। कार्य, लेखन कार्य 1953 से वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आ गई। साहित्य सृजन का अर्थ होता है साहित्य लिखना, यानी कि उन्होंने लिखना शुरू किया 1953 में। उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी, यानी कि इनको अगर आप रेणु नाम से भी पुकारेंगे, रेणु अगर लिखा है कहीं पर तो समझ लीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में पूछा है। तो उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और विविध साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम है मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, मारे गए गुलफाम, ऋण, जल, धन, जन, नेपाली क्रांति। ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है मेला आंचल, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और एक ठुमरी, तो प्यारे बच्चों ये आपका रेणु जी द्वारा लिखा गया है। ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका साहित्यिक विशेषताएं, लेखक आंचलिक कथाकार है। कौन का लेखक क्या है? आंचलिक कथाकार, जो अपनी भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पर, आंचलिक कथाकार। उनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा का सशक्त वर्णन है। यानी कि अभावग्रस्त, यानी कि जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, किसी के पास पैसों की कमी होती है, किसी के पास प्यार की कमी होती है, किसी के पास अपनेपन की कमी होती है, तो जनता की बेबसी और पीड़ा का सशक्त वर्णन किया है, यानी कि रेणु जी ने। ग्रामीण समाज को नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की है। इन्होंने जो ग्रामीण जीवन है, गांव के जो लोग हैं, वहाँ पर एक नई संस्कृति को प्रदान किया है। अब उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय और भाव प्रधान है। यानी संवेदनशील, जो छू जाती है दिल को, और भाव प्रधान, जिसमें एक्सप्रेशन है, और आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। यानी इनकी रचनाओं में आंचलिक, यानी जो उनकी भूमि है, जन्मभूमि है, उनसे जुड़े हुए ग्रामीण शब्दों का, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है इनकी रचनाओं में। देशज शब्दों के प्रयोग से मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति हुई है। यानी देशज शब्द, यानी हमारे जो देश के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, उनका भी प्रयोग हुआ है। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 में। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी, देहावसान हो गया था, इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो ये पाठ है 4 समधिया, और इसके जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इसमें से बहुत सारे, इस लेखक परिचय में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप बहुत अच्छे से इसको समझकर पढ़िएगा। अब हमारी कहानी जो है समधिया, तो प्यारे बच्चों ये एक विधा है। क्या है ये? विधा है, यानी कि कहानी है, विधा है समधिया। इसका अर्थ होता है संदेशवाहक। पहले आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे तो उनके संदेश दूसरे राज्य में संदेश ले जाने के लिए संदेशवाहक हुआ करते थे, जो घोड़े पे या पैदल जाया करते थे संदेश लेकर के। हमारे समय में तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमारे समय में तो मोबाइल हैं, आपके फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संदेश पहुंचाती है, ईमेल है,
और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक महिला की कहानी को बताया गया है जो बहुत ही सहनशील है, बड़ी कोमल है मन की और बहुत ही अच्छी है, करुणा से भरी हुई है। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए विधा कहानी। मूल संवेदना प्रतिपाद। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान हुई है। यानी कि मानव की जो संवेदनाएं होती हैं उसकी बहुत ही गहराई से उसमें बताया गया है। इसमें असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की पीड़ा और यातना की सूक्ष्म पकड़ हुई है। यानी कि जो असहाय, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जो सहनशील नारी होती है, उनका मन बड़ा कोमल होता है, बड़ा निर्मल होता है और दुख और करुणा की पीड़ा यातना वो अपने तक ही सीमित रखती हैं। इस कहानी में रेणु जी ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अभिव्यक्त प्रदान की है। यानी जो हमारे लेखक हैं रेणु जी, उन्होंने बड़ी बहुरिया के ऊपर पूरी कहानी को रचा है। उनकी पीड़ा के बारे में बताया है, उनके भीतर में एक हलचल हो रही थी, हाहाकार, उनके बारे में बताया है। और वो संवदिया के माध्यम, यानी जो संवदिया है, जो हमारा संदेश वाहक है, उसके द्वारा से अभिव्यक्त मीन्स बताया गया है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारी जो कहानी है वो किस प्रकार से है। पाठ का सार इस प्रकार से है। संवदिया की विशेषता। पहले हम संवदिया का अर्थ समझेंगे कि संवदिया का अर्थ क्या होता है। संवदिया अर्थात संदेश वाहक। इसका संवदिया का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? संदेश वाहक, जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है। यानी जो संदेश वाहक होता है उसे ना तो पैसे का लालच होता है, ना किसी का लालच होता है, वो तो सिर्फ आपका संदेश दूसरे तक पहुंचाता है। संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग से जाकर सुनाना संवदिया की विशेषता है। यानी कि संवदिया की विशेषताएं बताई गई हैं कि जैसे आप शब्द बोलोगे वो वैसे ही शब्द वहाँ पे दूसरे को जा कर के बोलेगा, और जैसी भावना है उसी भावना के साथ, जैसा स्वर बोला है आपने रुदन या रोने वाले, वैसे ही रोने वाले शब्दों को वो उसी प्रकार से जाकर बोलेगा। उसका जो सुनाने का ढंग है बहुत ही सुंदर ढंग होता है। गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर और पेटू समझते हैं। यानी संवदिया की खातिरदारी होती है, जहाँ पे भी संदेश लेके जाता है तो उसे खाना पीने की खातिरदारी बहुत होती है, तो इसीलिए गांव के लोग कहते हैं तो निठल्ला है, कामचोर है, पेटू है, क्योंकि ये खाता रहता है। देखिए बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति। जो हमारी बड़ी बहुरियाँ हैं उनको समाज में किस तरीके से दुख सहने पड़े, उनकी पैसों की बहुत कमी थी, तंगी थी, और मानसिक स्थिति भी उनकी सही नहीं थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। बड़ी बहुरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। यानी कि जब वो नई नई दुल्हन बनकर आई थी गांव में, बड़ी बहुरिया मीन्स बहू, दुल्हन बनकर आई थी, तो समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी और आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा उनके पास बहुत था और बहुत ही अच्छी थी। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। यानी कि जो हवेली थी उसमें बहुत सारे नौकर थे। तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगा कर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी मेहंदी खुद से लगाई जाती है और पैसों में भी बाज़ार में लगवाई जाती है, लेकिन जो बड़ी बहुरिया की नौकरानी थी वो मेहंदी लगाया करती थी और अपना घर का पेट, अपने बच्चों का पेट पालती थी। किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। प्यारे बच्चों, बड़ी बहुरिया के पास पैसा ख़त्म हो चुका था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसीलिए उनका गुजारा करना भारी हो गया। इसी दुख से वह अपने मायके हर गोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी। प्यारे बच्चों, इस शब्द को देखो, हर गोविंद संदेश वाहक है। संदेश वाहक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हर गोविंद। वो संदेश भेजना चाहती थी कहाँ पर? अपने मायके, क्योंकि वह इसी वजह से मानसिक यातना झेल रही थी, क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को छुपा नहीं पा रही थी। वो इतनी गरीब हो गई थी कि उसे खाने के लाले पड़ गए थे, वो बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए उसने अपने मायके में संदेश पहुंचाना चाहा। बड़ी बहुरिया का संदेश।
अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती थी। यानी अपने मायके में संदेश भेजना चाहती थी, एक चिट्ठी भेजना चाहती थी, अपने शब्दों को भेजना चाहती थी हरगोविंद यानी संदेश वाहक के द्वारा, कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए। यानी कि जो बड़ी बहुरिया का एक भाई है मायके में है, वो उसे आकर ले जाए, नहीं तो वह पोखरे में डूबकर जान दे देगी। अगर बड़ी बहुरिया का भाई उसे लेने नहीं आएगा तो पोखरे, बेटा तालाब को पोखरा बोलते हैं, जो गांव का पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसको पोखर कहते हैं, उसे तालाब भी कहते हैं। उसमें डूबकर जान दे देगी। कौन जान दे देगी? बड़ी बहुरिया। बथुआ साग खा खाकर कब तक जीऊँगी, क्योंकि वो जो फ्री का जंगल में साग उगता था उसे खाकर वो जी रही थी। अब वो कब तक जीती, किसके लिए जीऊँ, और कोई आगे पीछे था नहीं, ना औलाद ना पति, तो किस लिए जीऊँ, वो बार बार सवाल करती है। हरगोविंद का मानसिक द्वंद्व मीन्स उसके मन में, उसके मानसिक में, उसके दिमाग में हलचल हो रही थी, मैं कहूँ या ना कहूँ, संदेश ले जाऊँ या ना ले जाऊँ। किसके मन में? हरगोविंद के मन में। और हरगोविंद कौन है? संदेश वाहक। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, तथा वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था। यानी कि जो बड़ी बहुरिया का संवाद है, वो एक एक शब्द उसने हरगोविंद ने अपने मन में कांटे की तरह चुभो कर रख लिया, और वो बड़ी बहुरिया की वेदना और मजबूरी, बेबसी मीन्स मजबूरी, दुख, पीड़ा को समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। यानी कि बड़ी बहुरिया दुखी थी, वो बरसों से उसका नौकर था, संदेश वाहक था, तो वो भी दुखी हो रहा था मानसिक रूप से। वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा, यानी कि जो संवाद बहू ने भेजा है बड़ी बहुरिया ने, वो मायके कैसे सुनाएगा, बड़ी उसके मन में हलचल हो रही थी। गांव वाले उस पर थूकेंगे, अरे गांव वाले थूकेंगे, अरे देखो बड़ी बहुरिया पे करा खाया नहीं गया, संदेश वाहक ने संदेश नहीं पहुंचाया। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख ही भोग रही है। यानी कि जो बड़ी बहू के मायके वाले हैं वो थूकेंगे कि बड़ी बहुरिया पे बताओ खाया नहीं गया, उसके गांव वालों ने, ससुराल वालों ने उसे खाने के लिए नहीं दिया। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी। यानी कि जो हरगोविंद है उसके मन में उस गांव की, यानी उसका अपना गांव था हरगोविंद का, और जो बड़ी बहुरिया थी उसके लिए बहुत ही इज्जत थी। वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। यानी कि जो हरगोविंद है उसने सोच लिया था कि वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हरगोविंद का संकल्प मीन्स क्या होता है? कसम खाना, यानी संकल्प लेना, यानी कि मैं इस काम को पूरा करूँगा। अपने गांव वापस पहुंचने पर उसने बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए। यानी कि उसने अपने गांव वापस पहुंचा और उसने बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए। माफ़ी मांगते हुए उसका संदेश ना पहुंचाने की बात कही। यानी कि जो हरगोविंद है उसने उसका संदेश नहीं पहुंचाया बड़ी बहू का, उसके मायके में। गया तो था हरगोविंद मायके में, लेकिन उसकी कोई बात नहीं बताई उसके भाई को और उसकी बड़ी बहुरिया की माँ को। साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए संकल्प लेता है, कहता है कि मेरी बड़ी बहुरिया माँ समान है और मैं उनका बेटा हूँ, कि वह उसकी माँ समान है, पूरे गांव की माँ समान है। यानी कि पूरे गांव की भी माँ है, क्योंकि वो ठकुराइन है, बड़ी बहुरिया है, इसलिए वो पूरे गांव की भी माँ है। वह आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। किससे आग्रह करता है प्यारे बच्चों? बड़ी बहुरिया से। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठा रहेगा। यानी कि वो कसम खाता है कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, यानी खाली नहीं बैठेगा, संदेश के लिए ही नहीं बैठेगा कि संदेश मिले, अब वो काम करेगा, बड़ी बहुरिया का पेट पालेगा। उन्हें बड़ी बहुरिया गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा। यानी कि उन्हें शब्द बोला गया है बड़ी बहुरिया के लिए, यानी कि गांव में रहेंगी और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा, उनका भरण पोषण करेगा, उनके सभी काम करेगा। यानी कि जो हरगोविंद है उनके सारे काम करेगा। देखिए, अब बड़ी बहुरिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको किताब भी पढ़ाऊंगी और किताब में से सारे प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी। अभी तो मैं सहायक सामग्री जिससे सरलता से आप समझ सको
क्योंकि इसमें से अधिकतर पेपर आता है, सारा कुछ इसमें से ही आता है और इसमें सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और मैं आपको बाद में किताब भी पढ़ाऊँगी। देखिए प्रश्न नंबर 1 है ये प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर सहित हैं। प्रश्न नंबर 1, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? आपने देखा होगा क्यों नहीं पहुंचा सका। उत्तर, बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरह समझ रहा था। यानी कि वो मानसिक पीड़ा हो रही थी, उसका दुख था, वो सब समझ रहा था हरगोविंद संदेश वाहक। उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण व आवभगत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बड़ी बहुरिया के मायके में बहुत ही खुशनुमा वातावरण था, खुशी का माहौल था और वहाँ खातिरदारी देखकर आवभगत मीन्स खातिरदारी देखकर बड़ा ही खुश हुआ था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बड़ी बहुरिया हमारी दुखी है तो उनकी कहानी उनकी माँ को बता दी जाए, क्योंकि इससे हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती दिख रही थी। यानी जो हरगोविंद था, भाई जब कोई बहू दुखी है उस गांव में और वो अपने मायके में जाके बस जाएगी तो पूरे गांव की तो इज्जत का सवाल है ही, इज्जत खराब हो जाएगी कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। यानी कि गांव की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब है बेटा जी हाँ बड़ी बहुरिया है, वो छोड़कर चली जाएंगी और वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा, और वो उनका समाचार वो किस मुंह से सुनाएगा, इसलिए बहुत दुखी होता है और अपना वह समाचार उसके मायके में नहीं पहुंचा पाता है। संदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? संकल्प लिया, आप इस पर फोकस करेंगे, इस पर आप पूरा ध्यान लगाएंगे। जलालपुर पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। याद करो प्यारे बच्चों, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के जब पैर पकड़ लिए थे तो उसने संकल्प यानी कसम खाई थी कि वह निठल्ला नहीं बैठेगा, काम करेगा। तो ये वही वाक्य हैं। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, यानी कि वो बड़ी बहुरिया को माँ मानता है और अपने आप को उसका बेटा मानता है। सारे गांव की माँ है, अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्य निष्ठा तथा स्वामी भक्ति की भावना उद्घाटित होती है। यानी कि देखिए हरगोविंद का जो भाव था वो एक ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ था और स्वामी भक्त यानी जो एक नौकर होता है, सच्चा नौकर, उसकी तरह उद्घटित होता है, जो उसके चरित्र को और अधिक मजबूत बनाता है, यानी बहुत ही सुंदर बनाता है और मजबूत बनाता है। किसके चरित्र को? हरगोविंद के चरित्र को। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2022 और 23 में भी ये प्रश्न आया है, CBSE में बोर्ड में ये प्रश्न आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, और संवदिया वातावरण सूंघकर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। जो संवदिया है, जो संदेश वाहक है, वो सूंघ लेता है कि आज वातावरण में खुशी है या दुखी का माहौल है। वह बहुत भावुक है, वह एक संवेदनशील और समझदार इंसान है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है, वह चतुर है। गांव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि गांव वाले सोचते थे कि कामचोर है, बस खाना जानता है, इधर संदेश ले जाएगा उधर संदेश ले जाएगा और पेट भर के खाना खाएगा। पेटू निठल्ला बैठ रहता है। अब पेटू आदमी संवदिया का कार्य करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है और औरतों का गुलाम होता है। यानी गांव वालों की गंदी सोच थी कि मजदूरी करे बिना पेट भर के खाता है और औरतों की गुलामी करता है, इसीलिए उसे संदेश पहुंचाना और संदेश वाहक का काम करना पसंद है। देखिए अब हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न भी हमारे पेपर में आते हैं। तो चलिए देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप
प्रश्न उत्तर बोलते हैं। पहला प्रश्न है कि रेणु जी ने सन 1942 ईस्वी में किस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया? यानी कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया 1942 में। रेणु, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ रेणु शब्द आया है तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में पूछा गया है। तो आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे, आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। या तो आप क ख ऐसे लिख सकते हैं या आप पूरा का पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा क है भारत छोड़ो, ख है साइमन कमीशन, ग है इरविन समझौता और घ है सत्याग्रह आंदोलन। तो हमारा इसमें से जो सही विकल्प होगा वो क होगा, क भारत छोड़ो। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। हमारे हिंदी के आंचलिक, आपने पढ़ा होगा आंचलिक कथाकार हैं, देखो मैंने बताया भी था। तो वो हमारे विकल्प दे रखे हैं, क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख फणीश्वर नाथ रेणु, ग जैनेन्द्र, घ ईलाचंद्र जोशी। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। आप ख भी लिख सकते हैं और फणीश्वर नाथ रेणु भी लिख सकते हैं और पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पूरा ख और ये फणीश्वर नाथ रेणु पूरा वाक्य लिखना चाहिए उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 3 है, रेणु जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस लेखक की विरासत को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया? हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क मुंशी कन्हैयालाल, ख राय कृष्ण स्नेही, ग मुंशी प्रेमचंद और घ राधिका रमण प्रसाद। तो हमारा सही विकल्प है इसमें से ग मुंशी प्रेमचंद। हमारा चौथा प्रश्न है, आत्मा के शिल्पी रेणु के द्वारा किस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है? तो हमारे 4 विकल्प हैं, क मैला आंचल, ख समधिया, ग परती परिकथा, घ तीसरी कसम। तो हमारा इसका सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों ख समधिया। क्या होगा हमारा? ख समधिया। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है। हमारा 5वां प्रश्न इस प्रकार है कि हरगोविंद के आश्चर्य का क्या कारण था? तो आश्चर्यचकित क्यों था? नंबर क संदेशवाहक होना, ख बड़ी बहुरिया के द्वारा बुलाया जाना, ग गांव गांव में डाकघर का खुलना, घ सभी। तो हमारा उत्तर है हमारे प्यारे बच्चों सही विकल्प है ख, यानी कि बड़ी बहुरिया के द्वारा बुलाया जाना। अब प्रश्न नंबर 6 है, द्रौपदी चीर हरण लीला से तात्पर्य है। यहाँ देखिए आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है और प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हमें यहाँ रुकना है थोड़ा सा कि हैरानी का शब्द है द्रौपदी चीर हरण लीला से तात्पर्य है, यानी इसका अर्थ बताना है। क घर का बंटवारा होना, ख बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बांटना, ग क और ख घ इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर है सही विकल्प है ग क और ख, यानी कि दोनों आपके उत्तर हैं। तो आप तीसरे का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बड़ी बहुरिया के गांव का नाम था क विहीपुर, ख जलालगढ़, ग खगड़िया, घ बरौनी। तो हमारा इसका सही विकल्प है क विहीपुर। सही विकल्प है विहीपुर। प्रश्न नंबर 8, समधिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, उक्त कथन किसके बारे में है? यानी कि समधिया, यानी कि अब इसका नाम बताना है। तो क हरगोविंद, ख बड़ी बहुरिया, ग माईजी, ख बड़े भैया। तो हमारा सही विकल्प है प्यारे बच्चों हरगोविंद। संदेश वाहक है ना, तो संदेश वाहक के बारे में तो बताया गया है, पूछा गया है। चलिए हमारा अगर 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 9वां प्रश्न है, हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश माँ जी को क्यों नहीं दे पाया? तो पहला विकल्प है शर्मिंदगी के कारण, ख पूरे गांव की इज्जत बचाने के कारण, ग बड़ी बहुरिया गांव के लिए माँ लक्ष्मी स्वरूप है, ख उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है ख है, उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी बातें 9वें प्रश्न की उत्तर हैं।
ख उपयुक्त सभी। हमारा अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, गाड़ी में बैठे हुए हरगोविंद के विचलित मन को शांति कैसे मिली? तो क निर्गुण गायक के कारण, ख नींद आ जाने के कारण, ग बड़ी बहुरिया के पुनः मिलने की खुशी में, घ प्राकृतिक दृश्य से मन परिवर्तित हो जाने से। तो हमारा इसका उत्तर होगा निर्गुण गायक के कारण, क इसका हमारा उत्तर है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ समझाया। देखिए पाठ में से आपकी जो क्या कहते हैं प्रसंग सहित व्याख्या आएगी। किसी भी एक पैराग्राफ को दे दिया जाएगा, उसकी व्याख्या आएगी और उसमें से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। और प्यारे बच्चों, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ाए मैंने, आपको पाठ का सार पढ़ाया और फणीश्वर नाथ जो लेखक हैं रेणु जी, उनके विषय में भी मैंने आपको बताया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और बड़ी गहनता के साथ में इसको समझकर पढ़िएगा। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा आशीर्वाद।